एपिसोड 771 टू 780। अध्याय 771। महारानी शिष्टाचार की तलाश में है। 2। शिनाई ने जी मिन को अपने घर आते देख भौहें चढ़ा ली, जबकि उसने उनसे मिलने आने पर उन्हें अपने कार्यालय से बाहर निकाल दिया था। इतनी सब बातों के बाद भी उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके घर आने की। जिया मिन के सहज व्यवहार और जिस तरह से वह आराम से कॉफी और केक का आनंद ले रही थी, मानो वह सचमुच उसका घर हो, उसे देखकर उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती? क्या तुम भूल गई कि जब हम तुमसे दफ्तर में मिलने गए थे तो तुमने मेरे और माँ के साथ कैसा बर्ताव किया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पिताजी से मिलने आने की? जी रोन का चेहरा उसका रवैया देखकर गुस्से से लाल हो गया। क्या वो बेवकूफ है? शिनई, क्या ये अपनी बड़ी बहन से बात करने का तरीका है? ये उसका घर है, वो कभी भी यहाँ आ सकती है। तुम कौन होती हो उसे हमसे मिलने से रोकने वाली? वो मेरी बड़ी बहन नहीं है। हम दोनों एक ही उम्र के हैं, बस कुछ महीनों का ही फर्क है। शिनी ने दांत पीसते हुए कहा। जी मिन को बहन कहना ही उसके लिए पहले से शर्मनाक है, ऊपर से वो उस कमीनी को बड़ी बहन कहलवाना चाहता है। अगर उसने शी मिन की मां से शादी न की होती तो वे एक परिवार के रूप में शांतिपूर्वक रहते। जिया मिंग ने जिनई की बातें सुनकर उसकी ओर देखा और जिनई के जोशीले रवैये को देखकर हैरानी से भौहें चढ़ा लीं। जिया रोन की बातें सुनकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सचमुच एक कुशल व्यापारी है। मैं अब भी यही कह रही हूं कि मेरा तुमसे या तुम्हारे पिता से कोई रिश्ता नहीं है। जी मिंग ने ये शब्द धीरे धीरे और बेपरवाही से कहे, जिससे जी रोन हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम हमें अपमानित करने आए हो? रूक्सी गुस्से से जी मिंग की तरफ मुड़ी। ये बदतमीज लड़की हद पार कर रही थी। खुद को क्या समझती है? सिर्फ इसलिए कि लीवे उसके साथ है, क्या उसे लगता है कि वह उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती है? जिया मिंग ने कॉफी का आखिरी घूंट पीने के बाद मग को मेज पर रख दिया और अपने पैरों को सीधा करते हुए अपनी पोशाक को ठीक किया। उसने रूक्सी की ओर देखा जो उसे अपनी जानी पहचानी शत्रुतापूर्ण निगाहों से देख रही थी, और फिर जिया रोन की ओर मुड़ी जो उसकी बातें सुनकर उलझन में थी। क्या आप सब मुझे फोन करके अपनी कंपनी को बचाने के लिए परेशान नहीं कर रहे थे? मैंने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि आप सबको अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका दूं। अपनी बात पूरी करने के बाद वह शी रोन को बेपरवाही से देखती है। जी रोन का मुंह उसकी बातें सुनकर आश्चर्य से खुला रह गया। आखिरकार उसे पता चल ही गया। खून का रिश्ता पानी के रिश्ते से गहरा होता है। भले ही वह उससे नफरत करती हो, लेकिन वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि वह उसका पिता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने खुशी से हाथ जोड़कर उत्साह से उसकी ओर देखा और कहा, तुमने सही फैसला लिया है। आखिर जी एंटरप्राइजेस तुम्हारी मां की स्थापित कंपनी है। कुछ गलतफहमी की वजह से तुम इसे कैसे बर्बाद होने दे सकती हो? जिया मिंग, मुझे खुशी है कि शादी के बाद भी तुमने मेरी बेटी होने की जिम्मेदारियां नहीं भूली। आखिर खून का रिश्ता पानी के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। उन्होंने भावुक होकर उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम काफी समझदार हो गई हो। अब वह उनके कारोबार में मदद कर सकती है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी जल्दी हो गई। शिनी और रॉक्सी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जी रोन की ओर मुड़ गईं, जो जी मिंग की परवाह करने का दिखावा कर रहा था। लेकिन दोनों को अंदर ही अंदर पता था कि उसे सिर्फ कंपनी और जिन कॉर्पोरेशन से मिलने वाले निवेश की ही चिंता है। गाढ़ा खून बकवास है। जी रोन का नाटक देखकर रूक्सी ने अपना सिर हिलाया और जी मिंग की ओर मुड़कर सोचने लगी कि क्या वह उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है या कुछ साजिश रच रही है। बेशक आपको हमारी मदद करनी चाहिए। आखिर हमारे कारोबार को बर्बाद करने की कोशिश तो आपके पति ही कर रहे हैं। भले ही आपको हमारी परवाह न हो, लेकिन ये कंपनी आपकी मां ने शुरू की है। उनकी मेहनत को देखते हुए आपको कम से कम इसे बचाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। रूक्सी ने बड़ों की तरह समझाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर जी मिंग के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। खैर, जाहिर है उसे अपनी मां की मेहनत को बचाना ही होगा। उसने जी रोन की ओर मुड़कर अपने चेहरे पर कोमल मुस्कान के साथ कहा, बेशक मैं अपनी मां की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। इसीलिए मैं यहाँ एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई हूँ जो हम दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। शिनी, जो उसकी बातें सुन रही थी, ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? क्या तुम पिताजी की मदद करने आए हो या कोई सौदा करने? उसने झुंझलाहट में कहा। इस हालत में वह सौदा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? शी परिवार की बेटी होने के नाते कंपनी को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। भला वह इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कि उनसे समझौता कर ले?
जिया रोंग ने होंठ सिकोड़कर शिनई को चुप रहने के लिए घूरा। उसे डर था कि जिया मिंग नाराज हो जाएगा और कंपनी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। इस हालत में उसके पास फालतू की बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? मैं किसी भी बात पर सहमत हो सकता हूं, बशर्ते आप कंपनी को बचा लें, उसने हताशा से कहा, जिस पर शिनई और रूक्सी दोनों ने उसे घूर कर देखा। जिया मिंग ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठा ली, ये देखकर कि वह बिना सुने ही कितनी बेताबी से उसकी शर्तें मान रहा था। वैसे भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह आगे झुकी और अपने हाथों को जोड़कर बोली, अगर आप शिनई और रॉक्सी के सभी शेयर मुझे सौंप देते हैं तो मैं कंपनी को बचा लूंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं कंपनी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। अपनी बात पूरी करने के बाद वह मुस्कुराए और आराम से सोफे पर पीछे झुक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिया रोन के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर गुस्सा फूट पड़ा। उसने मुट्ठी भींचकर गुस्से से उसे घूरा। क्या वह चाहती है कि कंपनी को बचाने के बदले में वह उसे उनके लगभग सारे शेयर दे दे? जिया मिंग, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद के बदले अपने लगभग सारे शेयर तुम्हें सौंप दूं? हाँ हाँ, लगता है तुम्हारा मेरी मदद करने का कोई इरादा नहीं है और तुम यहाँ सिर्फ हमारी हालत का मजाक उड़ाने आए हो, उसने कड़वाहट से कहा। वो बस उनके घावों पर नमक छिड़कना चाहती है और कुछ नहीं। जिया रोंग, अब तुम्हें अपनी बेटी का असली चेहरा दिख गया। मुझे पहले से ही पता था। वो तो बस एक नागिन है जो अपने माता पिता के प्रति भी वफादार नहीं रह सकती। वो अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लोग उसे फरिश्ता मान रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने अपना पेशा बदल लिया है। रूक्सी अपनी सीट से उठी और गुस्से में बैठी जिया रोन को घूरने लगी। जिया मिंग, तुम बस देखते रहो। मैं तुम्हारा काला सच दुनिया को दिखा दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि उनकी बेचारी महारानी कितनी क्रूर और निर्दयी है। रूक्सी ने उस फिल्म में अपनी भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, जिसने खलनायिका का किरदार निभाने के बावजूद उन्हें चुपचाप प्रसिद्धि और सहानुभूति दिलाए। शिनाई कुछ नहीं बोली क्योंकि रूक्सी सारा काम कर रही थी। उसे पता था कि शीरोन उसकी बात कभी नहीं मानेगा। भला भला कैसे मानेगा? शिनाई को उसके जन्मदिन पर 3% शेयर देने के बाद शीरोन के पास अब सिर्फ 25% शेयर बचे हैं, जबकि रूक्सी और शिनाई के पास क्रमशः 15 और 13% शेयर हैं। यदि उन दोनों के शेयर शी मिंग को दे दिए जाएं, तो वह कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी, जबकि शीरोन दूसरी सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी। जिया मिंग ने रॉक्सी की बातें ध्यान से सुनी और सांस लेने के बाद आखिरकार बोली, श्रीमती जिया, कृपया थोड़ा विराम लें। लगातार बोलते रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इससे आपकी सांस फूल जाएगी। रूक्सी ने उसे इस तरह बेशर्मी से बोलते देख दांत पीस लिए। जिया मिंग ने अपना ध्यान फिर से जिया रोन की ओर मोड़ा और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह कंपनी मेरी माँ की है? उन्होंने ही इस कंपनी की स्थापना की थी और मेरे दादाजी के पैसे से ही ये कंपनी खड़ी की गई थी। वो शेयर मेरे होने चाहिए थे, लेकिन मुझे एक भी शेयर नहीं दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये अन्याय है? अगर आप में थोड़ी भी दया है तो वो शेयर मुझे दे दीजिए। मैं कंपनी को बचा लूंगी और इससे हम दोनों को फायदा होगा। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मानो ये कोई बहुत आसान सौदा हो। ये सरल है, कम से कम उसके लिए तो है। जिया रोंग ने दांत पीसते हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। जिया मिंग, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी में 5% शेयर दे सकता हूं, लेकिन वो नहीं जो तुम चाहते हो। क्या आपको यकीन है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा? क्या आप इन दोनों के लिए शेयर बचाने के लिए दिवालिया होना चाहते हैं? वैसे भी इन्होंने कंपनी के लिए कुछ नहीं किया है। जब से शिन्नी कंपनी में शामिल हुई है, कंपनी की हालत खराब होती जा रही है और उसे कोई लाभ नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीवेई हमारे कारोबार में दखल देती रहती है। शी रोंग ने गुस्से में उससे कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जी मिंग ने शिन्नी की ओर देखा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। अध्याय 772 महारानी शिष्टाचार की तलाश में है 3। जिया मिंग, जिया रोन के हैरान चेहरे को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे घूरती है। उसे अब भी यकीन है कि जिनई कंपनी को संभालने में सक्षम है, उसे तो बस किसी चीज को बर्बाद करना आता है। यही उसकी खासियत है। उसने आराम से सोफे के किनारों पर उंगलियां थपथपाईं और कहा, लीवेई तुम्हें सबक सिखाने के लिए अपनी शक्ति का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, फिर भी तुम्हारी कंपनी ढहने की कगार पर है। क्या यह इसलिए है क्योंकि लीवेई बहुत शक्तिशाली है या गू कॉर्पोरेशन इतनी कमजोर है कि वह थोड़ा सा दबाव भी नहीं झेल सकती? जिया रोंग ने दांत पीसते हुए उसे घूर कर कहा, जिया मिंग,
सच बताओ, तुम हमारी मदद करने नहीं आए हो, है ना? अगर तुम हमें अपमानित करने आए हो तो चली जाओ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम अब भी वही बिगड़ेल बच्चे हो जो कुछ नहीं सोचता और सबको खुद से हीन समझता है। हाँ हाँ, और मैंने तुम्हारी वजह से शिनी को डांटा था। अब मुझे समझ आया कि गलती किसकी है। गलती तुम्हारी थी, तुम ही हो जो सबके लिए मुसीबत खड़ी करती हो। वह गुस्से में चिल्लाया और उसके शांत चेहरे को देखकर उसका खून और भी खौलने लगा। वह इतनी शांत कैसे रह सकती है? जिया रोन के गुस्से को देखकर जिया मिंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आई थी, मैं तो अपना हक वापस लेने आई थी। इसीलिए मैंने वो सौदा रखा था, लेकिन लगता है तुम्हें वो सौदा पसंद नहीं आया। उसने होंठ सिकोड़े और गहरी सोच में डूबी हुई सी सिर हिलाया। तो मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है। मैंने तुम्हें और तुम्हारी प्यारी पत्नी और बेटी ने मेरे और मेरी माँ के साथ जो पाप किया है, उसका प्रायश्चित करने का मौका दिया था। लेकिन तुम सब चाहते हो कि मैं अपना हक लेने से पहले तुम सबको कोने में धकेल दूं। उसने बेपरवाही से कहा, जिससे सब लोग अचंभित रह गए। वह इतनी आत्मविश्वासी क्यों है? शिनी ने अपने होंठ सिकुड़े और घबराकर खड़ी हो गई। उसके पास जरूर कुछ है, लेकिन क्या है वो? जिया मिंग, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे और तुम्हारी खोखली धमकियों से डरेंगे? हाँ हाँ, सपने देखते रहो। उसने सीने के सामने बाहें मोड़ते हुए व्यंग्य किया, लेकिन उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। कुछ तो गड़बड़ थी। जिया मिंग के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह उठकर शिनी के करीब चली गई, जिससे शिनी चौंक गई। वह उसके करीब झुकी और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, जानती हो, तुम लीवेई के साथ रहने के लायक कभी नहीं थी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं उसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। शिनई, मैं अब तक तुमसे इसलिए बच रहा था क्योंकि मैं तुमसे डरता नहीं था। मैं बस तुम्हारी तरह अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग अपनी गलतियों से तब तक नहीं सीखते जब तक उन्हें ठीक से सबक न सिखाया जाए। अब अपने बचे हुए घंटे गिनना शुरू करो, लड़की। उसने उसके सामने उंगली चटकाई, जिससे शिनी अपने भयानक सदमे से बाहर आ गई। शिनाई ने शिमिन की बातें सुनकर भय से उसकी ओर देखा। ये तो चेतावनी जैसी लग रही है। जिया रोन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने जिनई से कुछ फुसफुसाते हुए देखा। जिया मिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने जिनई से क्या कहा? हम हालांकि शी मिंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सोफे से अपना बैग उठाकर जाने के लिए मुड़ गई, जिससे शिनई हैरान रह गई और शी रोंग और रूक्सी अवाक रह गई। जैसे ही वह जिया हवेली के प्रवेश द्वार से बाहर निकली, उसके होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। उसका उन्हें माफ करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह असली तमाशा शुरू होने से पहले उन्हें थोड़ा और गुस्सा दिलाना चाहती थी। जिस तरह शी मिंग ने शियाओली से अपना बदला लिया और उसे सबक सिखाया, अब शी मिंग की बारी है कि वह शिनी और उसके छोटे परिवार को सबक सिखाए, जिन्होंने न केवल शी मिंग की जिंदगी बर्बाद की बल्कि शी मिंग की मां की मौत का कारण भी बने। योजक चिन्ह। झाओ मिंग खरीदारी करके आने के बाद रेस्तरां में शिनी और रूक्सी से मिली और उन्होंने उन्हें वह सब बताया जो उन्हें याद था और कैसे उन्होंने लिवेई के सामने शी मिंग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रची थी, लेकिन योजना विफल हो गई और रूक्सी ने शी मिंग को पोल में धक्का दे दिया। अपनी मां के साथ हुए आखिरी झगड़े के बारे में सुनकर उसे जितनी हैरानी हुई थी, उससे कहीं ज्यादा हैरानी उसे अपनी मां की मौत के पीछे की सच्चाई सुनकर हुई। तो क्या उसकी मां की मौत रूक्सी की वजह से हुई थी, जिसने उसके पे में कुछ मिलाकर उसे पिलाया था? जिया मिंग, चूंकि तुम मेरे शरीर में रह रहे हो और भविष्य में भी ऐसा ही करने की योजना बना रहे हो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझसे एक वादा करो। तुम उन हत्यारों को उनके जीवन का सबसे बुरा रूप दिखाओगे। उन्होंने मेरी मां और मुझे भी मार डाला। अगर यह अजीबोगरीब नियति न होती तो मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा न होता। वे क्षमा के योग्य नहीं हैं। तो मेरी हर चीज छीन लो और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दो। बस यही एक चीज है जो मुझे संतुष्ट कर सकती है। चूंकि तुम मेरे शरीर में हो, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर यह एहसान करोगी। झाओ मिंग ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि उसे वह शक्तिशाली और दबंग महारानी दिखाई देगी जो असल में है लेकिन दूसरों के सामने पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सकती। योजक चिन्ह। शी मैंशन में अफरा तफरी मचाने के बाद शी मिंग ने राहत की सांस ली। तो बदला लेने का एहसास ऐसा होता है। वाह, कितना रोमांचकारी है। शिनी और रॉक्सी के भावों को याद करके वह खुशी से चिल्लाई। अरे जी मिंग, शांत हो जाओ। भले ही तुम अब महारानी नहीं हो, फिर भी तुम एक डॉक्टर हो। इतना बचकाना व्यवहार मत करो। उसने अपने शरीर की असली मालकिन की तरह बेपरवाह होने पर खुद को फटकारा।
हालांकि ये व्यक्तित्व अब उसका हिस्सा बनता जा रहा था, अब चितनमन जी मिंग के कार्यों और व्यवहार का अनुसरण करने लगा था। खैर, जब तक वह जीवित है उसके जैसा होना और कुछ समानताएं होना हानिकारक नहीं है। योजक चिन्ह। जैसे ही वह हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकली, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लीवेई की कार अभी भी सड़क के उस पार खड़ी थी जहां उसने उसे पहले छोड़ा था। वह सड़क पार करके उसके पास गई और उसके चेहरे पर हैरानी और अचंभित करने वाली मुस्कान थी। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं चले गए? उसने गाड़ी में बैठते ही पूछा। उसने चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन वह परेशान होने के बजाय खुशी से मुस्कुरा रही थी। अरे, जब मैं जानता हूं कि शी परिवार कैसा है तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं जब तुम उनसे मिलने आती हो? क्योंकि तुम मुझे साथ नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहा, उसने कहा, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। मेरे पति इतने विचारशील कब से हो गए? वह उनके चेहरे को धीरे से सहलाते हुए उन्हें चिढ़ाती है। उसकी पहल देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कामुक अंदाज में अपने होंठ चाटे। तो श्रीमती जिन को अब भी नहीं लगता कि मैं विचारशील और सज्जन हूं? तो क्या आप चाहती हैं कि मैं आज रात आपको अपनी सज्जनता साबित करूं? वह उसके करीब आया और आखिरी शब्द धीमी, मोहक आवाज में उसके कानों में फुसफुसाया, जिससे वह अवाक रह गई। इस स्थिति में भी यह आदमी सिर्फ एक ही बात के बारे में कैसे सोच सकता है? शर्मिंदगी से चेहरा लाल होने से बचाने के लिए उसने अपने होंठ सिकुड़े और गहरी सांस ली। उसके अचानक और आवेगपूर्ण कार्यों से उसकी सांस फूल सकती है। उसे सावधान रहना चाहिए। मजाक छोड़ो, तुम उनसे मिलने यहाँ क्यों आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनकी मदद करना चाहते हो? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसे अब भी नहीं पता था कि जिस रात जी मिंग पूल में गिरा था, उस रात क्या हुआ था। स्कूल में शिनाई ने जी मिंग के साथ जो किया था, उसके बाद से वह गू परिवार से नफरत करता है, और इतना ही नहीं, मनोरंजन उद्योग में रहते हुए भी उसने जी मिंग के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। वह उन्हें शांति से कैसे रहने दे सकता है? जिया मिंग ने कोमल मुस्कान के साथ पूछा, क्या आपको लगता है कि वे क्षमा के पात्र थे? कम से कम इस जीवन में तो नहीं। उसका जवाब सुनकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह जानता है कि उसे कैसे खुश करना है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने जो पाप किए हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए हमें एक बड़े पैमाने पर नाटक की जरूरत है। उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए और वह अपनी बाहों को सीने पर बांधकर सामने सड़क को घूरने लगी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उसने उलझन में पूछा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रही है। ये तो एक सरप्राइज है। उसने आंख मारी, जिससे वह चौंक गया। जाओ मिंग जिया मिंग ने इस दुनिया से जाने से पहले उसे क्या क्या सिखाया था। उसकी पहल करने वाली मोहक अदाएं उसे उसके प्रति और भी अधिक आकर्षित कर रही थीं। वह जानती थी कि उसकी भावनाओं और मानसिक संतुलन के साथ कैसे खेलना है। अध्याय 773 महारानी शिष्टाचार की तलाश में है। जिया मिंग अपने बिस्तर पर बैठी थी और आने वाले सप्ताह में होने वाली अपनी मुलाकातों की सूची देख रही थी। काफी सारी प्राइवेट कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट्स हैं। लगता है ये हफ्ता काफी व्यस्त रहने वाला है। उसने अपने होंठ सिकुड़े और अपना कप उठाकर दिमाग को तरोताजा करने के लिए अपनी ग्रीन टी की चुस्की ली। उसने अचानक बजने वाले अपने फोन पर नजर डाली, जिससे कमरे की शांति भंग हो गई। उसने समय देखा और रात के 11 बज चुके थे। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? उसने सोचा और स्क्रीन पर नाम देखा। सूजिन। वो इतनी देर रात क्यों फोन कर रही है? उसने कॉल उठाए और जैसे ही उसने दाईं ओर स्वाइप किया, उसे सूजिन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जिया मिंग, क्या तुमने एसएमएस चेक किया? दूसरी तरफ से उसे यही आवाज सुनाई दी। जिया मिंग ने हैरानी से अपनी भौहें उठाई। नहीं। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो जैसे तुमने अपने सैकड़ों अनुयायी खो दिए हो? वह हंस पड़ी। सूजिन ने उसके सहज भाव को देखकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। यह मेरे बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे बारे में है। क्या तुम्हें पता है कि तुम इंटरनेट पर वायरल हो रही हो? वायरल? मैं? किस लिए? खूबसूरत चीनी वैद्य होने के लिए, शी मिंग ने मजाक में पूछा। सूजिन ने अपनी इस बेशर्मी पर सिर हिलाया। कुछ दिनों से वह घमंडी और उद्दंड हो गई है। यह अच्छी बात है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, लेकिन उसका यह आत्मविश्वास दूसरों को हीन महसूस करा सकता है क्योंकि उसकी प्रतिभा वाकई बेमिसाल है। मजाक करना बंद करो, मैं गंभीर हूँ। ठीक है, बताओ क्या हुआ? तुम्हारी सौतेली बहन ने तुम्हारे बारे में इंटरनेट पर कुछ पोस्ट किया है, और वो पोस्ट जंगल में आग की तरह फैल रही है। मैं तुम्हें लिंक भेज रही हूँ, खुद देख लो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी ऐसी कमीनी बहन है।
कितनी बेशर्म है वो। सुजिन ने शिनी के बेशर्म शब्दों को याद करके उसे कोसना शुरू कर दिया। फोन रखने के बाद उसने सुजिन द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक किया। लिंक खुलते ही शिनी की 1 घंटे पहले की पोस्ट दिखाई दी। पोस्ट पर आए कमेंट्स, लाइक्स और डिसलाइक्स की संख्या देखकर वह हैरान रह गई। ये वीडियो वायरल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसने कुछ पोस्ट किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसमें जी मिंग को भी टैग किया था। बेशर्मी की हद। फिल्म के बाद जी मिंग के फॉलोअर्स में अविश्वसनीय रूप से वृद्धि हुई है, जिससे वह सिर्फ एक प्रोजेक्ट से बड़ी सफलता हासिल करने वाले अभिनेताओं में सनसनी बन गई हैं। शिनी की चालाकी भरी हरकतों को देखकर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तो क्या वह अपने अनुयायियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कर रही थी? चलो देखते हैं उसने क्या लिखा है। उसने लंबे पत्र को देखा और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। आप शायद मुझे पहले से ही जानते होंगे क्योंकि किसी के झूठे कबूलनामे के कारण मेरा नाम और फोटो इंटरनेट पर फैल रहे हैं। मैंने अतीत में उन झूठे आरोपों का कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों द्वारा मुझ पर लगाए गए झूठे और गलत आरोपों के कारण मैं दुख में जी रहा हूं। मेरी नौकरी चली गई, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। मेरे पिता की कंपनी, जहां मैंने हाल ही में मदद करना शुरू किया था, वह भी किसी के वश में होने के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। मैं सब कुछ सह सकती हूं। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब नहीं। मैं किसी को भी अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। आज वह कोई हमारे घर आए और हमें धमकी दी कि हम अपनी कंपनी उसे दे दें, नहीं तो वह न केवल हमें दिवालिया कर देगी बल्कि मेरी और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को भी और खराब कर देगी। शायद वह ऐसा कर सकती है क्योंकि वह लोकप्रिय है और उसके साथ एक प्रभावशाली व्यक्ति का समर्थन है। लेकिन मैं भी बिना लड़ाई के पीछे नहीं हटूंगी। हो सकता है आप मेरी बात पर यकीन न करें क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, या यूं कहिए कि मैं किसी और की तरह झूठे सबूत गढ़ने की हद तक गिर नहीं सकती। मैं बस सबको बताना चाहती हूं कि मैं गलत नहीं हूं। मेरे साथ इतने समय से अन्याय हो रहा था और मैं उन सभी आरोपों को नकारती हूं। अगर आप मुझ पर यकीन करें तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर आप यकीन न करें तो कृपया एक बात याद रखें, किसी कमजोर व्यक्ति को परेशान करने से आपको ही दुख मिलेगा। जो लोग मासूम और सीधे सादे दिखते हैं, वे उतने मासूम नहीं होते जितना वे दिखते हैं। उम्मीद है आप सब समझेंगे और मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे। शिनी। शिनी के इस तथाकथित भावपूर्ण स्वीकारोक्ति को पढ़कर जी मिंग अवाक रह गई। उसने पोस्ट में शिनी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पोस्ट में टैग करके उसने ये घोषणा कर दी कि वह खास इंसान कोई और नहीं बल्कि वही है। उसने प्रतिक्रिया देखने के लिए कमेंट्स पर क्लिक किया और जैसा कि उम्मीद थी, लोग पागल हो रहे थे। क्या वह शी-मिंग की सौतेली बहन नहीं है? अगर मुझे सही याद है तो शी-मिंग ने बताया था कि किसी ने उसके खिलाफ झूठी गवाही देकर उसे एक गुंडा और दूसरे छात्र को परेशान करने वाली लड़की साबित करने की कोशिश की थी। मुझे पहले लगता था कि उसी ने उसे फंसाया था, लेकिन क्या कहानी में कुछ और भी है? उसकी बातें सच्ची लगती हैं और अब मैं उलझन में हूँ। कौन सही है और कौन गलत? मुझे लगता है कि कुछ और भी है जिसके बारे में हम नहीं जानते। जी मिंग के आसपास बहुत सारे विवाद हैं, भले ही उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी हो, फिर भी वह विवादों से घिरी हुई हैं। मुझे लगता है कि उनके रवैये में कुछ समस्या है, नहीं तो इतने सारे लोग उनसे नफरत क्यों करते? शिनी, तुम कुतिया, हमारी महारानी से दूर रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को पीड़ित दिखाने की? वो ये सब सिर्फ ध्यान खींचने के लिए कर रही है। जी मिंग डॉक्टर है और अच्छा काम कर रही है। जाहिर है वो जलन करेगी और उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रही है। उसे जरा भी तवज्जो मत दो। गू कॉर्पोरेशंस वाकई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। अगर वह गलत है तो मुझे उससे नफरत करने में कोई अपराधबोध नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो। जिया मिंग ने इस पूरी स्थिति के बारे में लोगों की मिलीजुली राय पढ़ी। जिनाई के दावों का समर्थन करने वाली टिप्पणियां पढ़ते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ओह शिनी, तुम हमेशा मुझे अपने बारे में सही साबित कर देती हो। तुम अपनी माँ की तरह ही मूर्ख हो। मुझे खुशी है कि तुमने पहले पहल की, अब तुमने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उसने बुदबुदाते हुए अपने हाथ फैलाए और आलस से जम्हाई ली। उसने लैपटॉप एक तरफ रख दिया और सोने के लिए कंबल के नीचे घुस गई। अब मैं चैन से सो सकती हूँ। योजक चिन्ह। शिनी उन टिप्पणियों को पढ़ रही थी जो उसके दावों से सहमत थी या मानती थी कि वह निर्दोष हो सकती है, और सकारात्मक प्रतिक्रिया पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जिया मिंग, तुम्हें चुप रहना चाहिए था। मुझे वे लोग पसंद नहीं जो मुझ पर पहले हमला करने की कोशिश करते हैं। गू कॉर्पोरेशंस मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी।
सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ ने ये कंपनी बनाई है, इसका मतलब यह नहीं कि यह तुम्हारी है। अब तो तुम डॉक्टर के रूप में भी चैन से जीवन नहीं जी पाओगे। मुझे धमकाने के अपने फैसले पर तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। उसने अपने हाथ जोड़कर लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए अपने अंगूठे से हथेली के पिछले हिस्से को धीरे से रगड़ा। अंतिम मैच शुरू हो गया है। अध्याय 774 महारानी शिष्टाचार की तलाश में है। लीवेई अपने दफ्तर में थे और शीमिंग पर झूठे आरोप लगाने और शीमिंग को पीड़ित बताकर शीमिंग की निंदा करने वाली पोस्ट पढ़ रहे थे। शीमिंग और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। शीमिंग की पोस्ट वायरल हो रही थी और अनगिनत बार शेयर की जा चुकी थी। लोग अच्छी खबरें साझा नहीं करते, लेकिन किसी से नफरत करने के मामले में हद से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इस विवाद के बाद शीमिंग के खिलाफ कई फैन क्लब बन गए हैं। शिनी द्वारा अपनी चिंताओं को इंटरनेट पर पोस्ट किए हुए 1 हफ्ता हो चुका है और शिनी और शी कॉर्पोरेशंस के समर्थन में लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जबकि शीमिंग को हर तरफ से नफरत का सामना करना पड़ रहा है। उसने दांत पीसते हुए गुस्से में अपना लैपटॉप बंद कर दिया। फिर उसने अपना फोन उठाया और शीमिंग को कॉल किया। फोन उठाते ही उसने झुंझलाहट में पूछा, शीमिंग, शिनी ने वो बकवास पोस्ट किए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मैंने अब तक उसका जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुमने मुझे रुकने को कहा था। लेकिन कब तक? मैं उन नफरत भरे कमेंट्स को देख नहीं सकता जो सिर्फ बकवास और अफवाहों से भरे हैं। आपके पति इस स्थिति को सुझाने में सक्षम हैं, आप मुझे ऐसा क्यों नहीं करने दे रही हैं? उसने बेबसी से पूछा। टेलीविजन पर समाचार देख रहे शीमिंग, जिनके मन में उनके हताशा भरे सवालों से खलल पड़ा, ने हल्की सी आह भरते हुए कहा, क्योंकि मैं आपके दखल के कारण नाटक को कमतर नहीं करना चाहता। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या ये सब तुम्हें मजाक लगता है? जीमिंग, क्या तुम भूल गई हो कि पुरस्कार समारोह नजदीक है और अगर यह घोटाला और बढ़ गया तो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के नामांकन से हटा दिया जाएगा। ओह, मैं उस हिस्से के बारे में भूल ही गई थी। लगता है मुझे जल्दी कार्रवाई करनी होगी, उसने पुरस्कार समारोह के बारे में याद आने पर लापरवाही से कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लीवेई उसकी सहज और अनौपचारिक आवाज सुनकर अवाक रह गया। वह इस समय इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है? यहां तक कि उसका सचिव गू शाओ भी घृणित टिप्पणियों को देखकर अधीर हो रहा है। ठीक है, अब फोन रख दो, मुझे काम पर लगना है, उसने कहा और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने फोन काट दिया। लीवेई उसके रवैये को देखकर अवाक रह गई। झाओ मिंग और जी चेन के जाने के बाद शी मिंग का आत्मविश्वास बढ़ गया है और वह काफी साहसी और चंचल हो गई है। उस लड़की ने उसे ऐसा बनने के लिए क्या सिखाया था? उसने आह भरी और चिंता से सिर हिलाया। योजक चिन्ह। शिनी जीरोन के कक्ष में थी और उसके सामने बैठी थी और आराम से कुर्सी घुमा रही थी, जबकि जीरोन शिनी के पद का समर्थन करने वाले लोगों को देख रहा था और कई लोग उनकी मदद के लिए बाहर आ रहे थे। उन्होंने शिनाई की ओर कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी एक पोस्ट से हालात इस तरह बदल जाएंगे। जी मिंग सोचती थी कि जी एंटरप्राइजेज उसी की होगी, लेकिन देखो, स्थिति पलट गई है। अब अभिनेत्री और डॉक्टर दोनों के रूप में उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। जी मिंग को चीनी चिकित्सा विभाग के प्रमुख के पद से हटाने की इंटरनेट पर चल रही पोस्ट देखकर वह हंस पड़े। शिनी ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, पिताजी, जी मिंग को सबक सिखाना जरूरी था। वह हमारी कंपनी पर कब्जा करने की हिम्मत कर रही थी। मैं उसे आपकी कंपनी छीनने कैसे दे सकती हूँ, जिसे आपने इतने सालों की मेहनत और पसीने से बनाया है? शिनई जी रोन ने उसकी चिंता देखकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी बेटी से यही उम्मीद थी। पिछले दिन भले ही वह उस पर गुस्सा हुआ था, फिर भी वह उसके लिए चिंतित थी। वह भावुक होकर उसे देख रहा था और उससे माफी मांगने ही वाला था कि तभी उसके दफ्तर का दरवाजा खुल गया, जिससे वह चौंक गया। उसने अपनी सचिव को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम क्या कर रही हो? इस तरह कमरे में कैसे घुस सकती हो? वह उस पर चिल्लाया। शिनी ने अपना सिर हिलाया और सचिव को तिरस्कार भरी नजर से देखा, जिसके बाद वह डेस्क पर रखे फाउंटेन पेन से खेलने लगी, जबकि उसके पिता सचिव से बात कर रहे थे। सर, इस तरह अचानक आने के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन एक आपातकालीन स्थिति है, उसने झिझकते हुए शिनी की ओर देखते हुए घबराकर कहा। शिनी ने उसकी निगाहें देखीं और भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्या? तुम क्या देख रही हो? सचिव ने उसका असभ्य रवैया देखकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। शिनी के दोहरे व्यक्तित्व हैं, जब वह अन्य कर्मचारियों से बात करती है तो वह सौम्य और विनम्र रहती है, लेकिन जब वह शी रोन के साथ अकेली होती है तो वह हमेशा उसे नीचा दिखाती है, मानो वह कोई घटिया इंसान हो।
चूंकि वह शीरोन की निजी सचिव है, इसलिए उसे सब कुछ गुप्त रखना पड़ता है, अन्यथा वह अपनी नौकरी खो देगी, क्योंकि शीरोन उसके साथ केवल इसी तरह का व्यवहार करती है और दूसरों के सामने एक सौम्य परी के रूप में प्रस्तुत होती है। सचिव ने गहरी सांस ली और फिर शीरोन की ओर मुड़ते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, अध्यक्ष महोदय, सुश्री शी मिंग ने कुछ मिनट पहले अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से सुश्री शिनी के जवाब में एक पोस्ट किया है। आपको उसे देखना चाहिए। जिया रोंग ने शिनी की ओर भौहें चढ़ाकर देखा और फिर सचिव को उन्हें अकेला छोड़ने का इशारा किया। सचिव के जाने के बाद जी रोंग जल्दी से जी मिंग के अकाउंट में गया। उसने नवीनतम पोस्ट पर क्लिक किया और पोस्ट के शीर्षक को बड़े अक्षरों में देखकर भौहें सिकुड़ी। एक निर्दोष दिखने वाला अपराधी। पिताजी, किया हुआ। क्या उसने माफीनामा पोस्ट किया या किसी भी तरह से मेरे दावों को नकारने की कोशिश की? उसने व्यंग्य करते हुए सोचा कि अगर जी मिंग खुद को समझाने की कोशिश भी करती है तो वह सिर्फ एक बहाना ही लगेगा। अब जिया मिंग का खेल सचमुच खत्म हो गया है। यह क्या है? शीर्षक देखकर उसने बुदबुदाया। शिनाई ने उसके चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखकर भौहें चढ़ाईं और खुद जी मिंग की पोस्ट देखने के लिए अपना फोन अनलॉक किया। उस व्यक्ति के ये कहने के बाद कि मैं उन पर झूठे आरोप लगा रहा हूं और बेवजह उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और हमेशा की तरह लोग उस व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं जिसने बिना किसी सबूत के मेरे खिलाफ बकवास की, जबकि मैंने अतीत में अपने हर शब्द को सबूतों के साथ साबित किया है। फिर भी मुझे गालियां दी जा रही हैं, नफरत भरी बातें और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उस चीज के लिए जिसे मैंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। मुझे पता है कि कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे मैं कुछ भी कहूं, क्योंकि सेलिब्रिटी होना एक अपराध की तरह माना जाता है और उन्हें ऐसी निराधार अफवाहों के लिए भी सबूत पेश करने पड़ते हैं। कृपया इस पोस्ट के साथ संलग्न दस्तावेज देखें और पता करें कि असली पीड़ित कौन है और अपराधी कौन है। शिनी ने जिया मिंग की पोस्ट पढ़कर भौहें सिकुड़ी और नीचे संलग्न 2 फाइलों को देखा। एक ऑडियो थी और दूसरी वीडियो। डर से उसका दिल कांपने लगा और उसने अपने होंठ दबा लिए। इस बार उसने क्या पोस्ट किया है? ऑडियो पर क्लिक करने से पहले वह हिचकिचाए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी ही आवाज सुनी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। माँ, तुमने उसकी शराब में क्या मिलाया? जी मिंग तो पूरी तरह बेहोश हो गई है। ये तुम्हारे लिए मिसेज जिन बनने की कुंजी है। उसकी बदतमीज माँ की तरह मैं उसे सबक सिखाऊंगी और लीवेई को उससे तलाक दिलवाऊंगी। तुम्हारा मतलब उसकी माँ से क्या है? माँ, क्या उसकी मौत दुर्घटना में नहीं हुई थी? हाँ, ये वाकई एक दुर्घटना थी। मैंने तो बस उसके पेय में नशीली दवा मिलाई थी। किसने सोचा होगा कि वह अपने घर पर रहने के बजाय कार से आएगी? मेरी योजना का पालन न करना उसकी गलती थी। अध्याय 775 महारानी शिष्टाचार की तलाश में है। छठा। ऑडियो फाइल सुनते ही शिन्नी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ये सब कैसे रिकॉर्ड हो गया? ये उस दिन की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जब उन्होंने शीमिंग के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे लिवेई के सामने बदनाम करने की कोशिश की थी और फिर किसी दूसरे लड़के को फोन किया था। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी योजना को अंजाम दे पाती, जी मिंग जाग उठी और उनके बाल पकड़कर संघर्ष करने लगी तथा अपनी मां और खुद को गला घोंटने की कोशिश करने लगी। हालांकि इस संघर्ष में उसे धक्का लगा और वह पूल के गहरे हिस्से में गिर गई। उसे न सिर्फ नशा कराया गया था, बल्कि उसे तैरना भी बिल्कुल नहीं आता था। स्विमिंग पूल में गिरने से उसके सिर में चोट लगी, जिसके कारण वह 3 महीने तक बेहोश रही। हालांकि उस दिन उनके अलावा वहां कोई और नहीं था, तो उसने उनकी बातें कैसे रिकॉर्ड की? शिनी और रॉक्सी की बातचीत सुनकर जी रोन स्तब्ध रह गया। अब तक उसे जी मिंग की मां की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा था कि उसकी मृत्यु दुर्घटना में हुई होगी और उसे लगा कि शिनी और रॉक्सी को जी हवेली लाने का यही सही समय है। उसकी मृत्यु के बाद ही वह शिनी को पिता का नाम दे पाया। उसे शी मिंग की घटना के बारे में पता था क्योंकि उस समय शिनी घबराई हुई थी और उसे इस घटना को दबाने के लिए अस्पताल के मामलों को संभालने में मदद करनी पड़ी थी। उसने शिनई की ओर हैरानी और अचंभित निगाहों से देखा। शिनई, ये क्या है? तुम्हें पता था कि तुम्हारी मां ने ली नियान के साथ क्या किया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? उसने निराशा से पूछा। शिनी ने अपने होंठ सिकुड़े और भयभीत भावों से उसकी ओर देखा। उसने अपने कांपते हाथों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कांपने से रोकना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मैंने नहीं किया पिताजी, ये सब नकली है, सच नहीं है। जी मिंग मनगढ़ंत बातें बना रहा है, ये सिर्फ ऑडियो है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने सभी आरोपों को नकारते हुए तर्क दिया।
हाँ, अगर मैं सहमत नहीं हूं तो सब ठीक रहेगा। ये तो बस एक ऑडियो था, वो भी पुराना। हालांकि पोस्ट के साथ एक वीडियो फाइल भी संलग्न थी। उसने भारी मन से वीडियो पर क्लिक करने से पहले एक गहरी सांस ली। क्लिक। वीडियो में शिन्नी और रूक्सी अस्पताल के कैफेटेरिया में एक दूसरे के सामने बैठी थी। शिन्नी का चेहरा कैमरे की ओर था जबकि रूक्सी की पीठ कैमरे की ओर थी। शिन्नी का दिल ये दृश्य देखकर जोर से धड़कने लगा। यह उस समय का वीडियो था जब वह जीमिन के अस्पताल में उनसे अपने व्यवसाय में मदद मांगने गई थी और उन्होंने उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद वे वापस जाने के बजाय अस्पताल के कैफेटेरिया में चले गए। हालांकि अब उन्हें कैफेटेरिया जाने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। माँ, ये जीमिन तो हद ही कर रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अकड़ दिखाने की और हमारी मदद न करने की। उफ, उसे तो उसी समय मर जाना चाहिए था। 3 महीने कोमा में रहने के बाद भी वो कैसे जिंदा है। हमें उसे दवा की बजाय जहर दे देना चाहिए था। हम्फ। रॉक्सी ने सिर हिलाया और बड़बड़ाते हुए कहा, वो कुतिया बहुत भाग्यशाली है। पानी में धकेले जाने के बाद भी वो बच गई और उस मनोरोगी अपहरणकर्ता के उसे मारने से पहले ही उसे बचा लिया गया। वो सच में बहुत भाग्यशाली है। उसने झुंझलाहट में कहा। माँ, अपनी आवाज धीमी करो। अगर कोई सुन ले तो। अरे, चिंता मत करो। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। क्या तुम नहीं देख सकते कि यह जगह कितनी शोरगुल भरी और जीवंत है। हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। शिन्नी ने उसकी बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया कि हर कोई इतना व्यस्त है कि उनके शब्दों पर ध्यान देने का समय नहीं है। मुझे खुशी है कि वह मनोरोगी राक्षस मानसिक रूप से अस्थिर था और उसका आपराधिक इतिहास था, वरना लिवेई हमें बहुत पहले ही मार चुका होता। जब उसने समय रहते शिमिन को ढूंढ लिया और उस आदमी को अपनी हिरासत में ले लिया, तो मैं बुरी तरह डर गई थी। अगर उसने सब कुछ बता दिया होता और खुलासा कर दिया होता कि हमने ही उसे शिमिन के साथ जो चाहे करने और बाद में उसे मारने का आदेश दिया था, तो क्या होता। रूशी ने अपनी बाहों को रगड़ते हुए सोचा कि अगर उनका राज खुल जाता तो क्या होता। माँ, चिंता मत करो। उस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि जी मिंग ने भी उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की थी। वह मामला बहुत पहले ही सुलझ चुका है। अब इसके बारे में बात मत करो। तारांकन तारांकन। शिनी का मुंह सदमे से खुला रह गया था और वह समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ। जी मिंग ने यह वीडियो और दूसरा ऑडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है ताकि हर कोई इसे देख सके। और इतना ही नहीं, उसने शिनी को अपनी पोस्ट में भी अपडेट किया है, जिससे सभी को याद आ जाए कि असली अपराधी कौन है। शिनई, तुमने क्या किया? तुम्हें इस सार्वजनिक स्थान पर इस बारे में बात करने की क्या जरूरत है? जी रोंड उस पर चिल्लाई, जिससे शिनई अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ी। पिताजी, मैं नहीं हूँ। कसम से, वह सिसकते हुए बोली, लेकिन उसे पता था कि इस बार उसका अंत निश्चित है। क्या तुम अब भी इससे इनकार करोगी? शिनई, हमारा तो काम तमाम हो गया। अब तो सब खत्म हो चुका है। वह कुर्सी पर बैठ गया और निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। योजक चिन्ह। जी मिंग बगीचे में सफेद कुर्सी पर बैठी थी और उसके सामने छोटी गोल मेज पर उसका लैपटॉप और एक कप कॉफी रखी थी। उसने आसमान की ओर देखा और सुहावनी हवा और हल्की धूप का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मौसम अब ठंडा नहीं था और वसंत ऋतु शुरू होने के कारण बगीचे में फूल खिल रहे थे। उसने नीचे स्क्रॉल करके अपनी पोस्ट पर आए कमेंट्स देखे, जो कि जबरदस्त तरीके से शेयर हो रही थी और कमेंट्स की संख्या चौंकाने वाली थी। लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर उसके होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। हे भगवान, ये क्या है? कोई क्राइम थ्रिलर ड्रामा है क्या? इसमें इतनी ड्रग्स, मौतें, योजनाएं और साजिशें क्यों हैं? ये तो डरावना है। पता है क्या, मुझे तो जरा भी हैरानी नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आता कि लोग उस कमीनी की बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं, जबकि उसने कोई सबूत भी नहीं दिया और बस झूठे आंसुओं से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। जी मिंग प्यार की हकदार है, उसने इतनी सारी कठिनाइयां झेली हैं, फिर भी वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो उसने न केवल उस पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया, बल्कि उसने और उसकी मां ने उसे कई बार जान से मारने की कोशिश भी की। धिक्कार है। ये तो धमकाने की बात भी नहीं, सीधा अपराध है। उसे जेल में डाल देना चाहिए। गो एंटरप्राइजेस का सफाया होना चाहिए। मैं गो एंटरप्राइजेस के सभी उत्पादों का बहिष्कार करने जा रहा हूं और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। वे इंसान नहीं बल्कि राक्षस हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब मैंने शिनी की पोस्ट देखी तो मैंने उसका समर्थन किया और सोचा कि शी मिंग पहले अच्छा होने का दिखावा कर रही थी। लेकिन ये देखकर कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इतने सारे सबूत पोस्ट करने पड़े, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है।
हम उसके लायक नहीं हैं। वो बदतमीज बहन कहाँ है? क्या उसने पहले अपनी पोस्ट में जी मिंग को टैग नहीं किया था? वो कहाँ है? मैंने अभी शिन्नी का अकाउंट चेक किया, उसने न सिर्फ पोस्ट डिलीट की बल्कि अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। जी मिंग ने सही किया, शिन्नी जैसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। जी मिंग ने अपनी कॉफी की चुस्की ली और शिनई के समर्थन और नफरत भरे सभी कमेंट्स पढ़कर मुस्कुराए। वह इस तरह से किसी से बदला लेने वाली इंसान नहीं है, लेकिन शिनई और रूक्सी जैसे तुच्छ लोगों के साथ अपने स्तर के हिसाब से तरीके अपनाना जरूरी है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि वह किसी को झूठे आरोप में फंसा रही थी। उसने कुछ कहा भी नहीं, उसने बस सभी लोगों के सामने सबूत पेश किए ताकि वे खुद देख सके कि उन्होंने क्या कहा है। शिनई, क्या मैंने तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का समय नहीं दिया था? लेकिन तुमने ही यह कठिन रास्ता चुना है, अब इसका सामना करो। तारांकन अध्याय 776 महारानी शिष्टाचार की तलाश में 7वां। लीवेई ने अपने होंठ सिकोड़े और जीमिन को घूरने लगा, जो सोफे पर उसके सामने बैठी थी और उससे नजरें मिलाने से बचने के लिए अपने गोरे हाथों को घूर रही थी। तो आप कह रही हैं कि शिनई और शिनई रूक्सी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर जीमिन ने ही दी थी? लीवेई ने सुनी हुई बात की पुष्टि करने के लिए पूछा। वह जानना चाहता था कि उसे ये सबूत कैसे मिले और उसके जवाब ने उसे चौंका दिया। जिया मिंग ने अपने निचले होठों को दबाया और सिर हिलाते हुए समझाया, जिया मिंग की यादें मिलने के बाद मैं स्तब्ध रह गई और इस सच्चाई से कैसे निपटूं, ये समझ नहीं पा रही थी। हालांकि जब झाओ मिंग यहाँ थी तो मुझे लगा कि उसके अन्यायपूर्ण मृत्यु के पीछे की सच्चाई जानना उसके लिए उचित होगा। उसकी बातें सुनकर लीवेई के चेहरे पर कई भाव उभर आए, लेकिन उसने बीच में दखल नहीं दिया और उसे अपनी बात जारी रखने दी। शुरुआत में उसे कुछ याद नहीं था और यह सच जानकर वह सदमे में थी। हालांकि बाद में उसे उस रात की यादें ताज़ा हो गईं, जिससे वह और भी बेचैन और गुस्से में आ गई। लेकिन कोई जल्दबाजी वाला कदम उठाने के बजाय उसने उस रात की उन बातों को याद करने की कोशिश की जो मुझे याद नहीं थी। तभी उसे उस फोन के बारे में याद आया जिससे उसने उन बातों को रिकॉर्ड किया था। उस रात जब शिन्नी और रॉक्सी उससे मिलने आईं, तो उसे ये सब कुछ अजीब लगा क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसके साथ इतनी विनम्रता से व्यवहार नहीं किया था। एक ही ड्रिंक पीने के बाद उसे नशा सा महसूस होने लगा और चक्कर आने लगे। तभी उसने अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड पर डाल दिया और जब वे नहीं देख रही थी, तो वह अपने पीछे झाड़ियों में छिप गई। शुक्र है, अगले दिन माली ने फोन उठाया और उसे यूमेई को सौंप दिया क्योंकि शी मिंग से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी उसी की थी। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। लीवेई ने होंठ सिकोड़ते हुए उलझन में पूछा, अगर यूमेई को फोन मिल गया होता तो वह मेरे पास आती? उसने कुछ क्यों नहीं कहा? हाँ, उसने किया था। तुम अपने काम और अस्पताल के मामलों में इतने व्यस्त थे कि तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा उस समय तुम्हें सिर्फ अपनी ही फिक्र थी, तुम्हें जी मिंग के फोन की परवाह क्यों होती? उसने जी मिंग के साथ उसके पहले के असभ्य व्यवहार को याद करते हुए उस पर ताना मारा। उसकी उदासीन बातों को सुनकर उसने अपना गला साफ किया और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए कहा, और उस दूसरे वीडियो का क्या? अपहरण मामले वाला वीडियो? दूसरा वीडियो वो था जिसमें उसने कबूल किया था कि उसने एक ऐसे मनोरोगी को काम पर रखा था जिसका आपराधिक रिकॉर्ड था और उसने शी मिंग का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी। जब भी उसे उस दिन की याद आती है, उसका खून खौल उठता है। उसे विश्वास नहीं होता कि शिन्नी शी मिंग को बर्बाद करने और उसकी हत्या करने के लिए किसी को काम पर रख सकती है। उस समय शाओ जून को यातना देने के बावजूद उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया और अपनी बात पर अड़ा रहा कि वह मनोरंजन उद्योग में काम करने वाली सभी लड़कियों से नफरत करता है। चूंकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड था, इसलिए अंततः उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगर उसे पता होता कि यह शिन्नी है, तो वह उसे अब तक वह सबक सिखा चुका होता जिसकी वह हकदार थी। जब उसने दूसरे सबूत के बारे में पूछा तो जी मिंग हिचकिचाए और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। खैर, वो तो किसी ने मुझे दिया था, उसने सवाल को टालते हुए कहा। उसे जवाब देने से बचने की कोशिश करते देख उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। और यह कौन है? दूसरे सबूत के स्रोत के बारे में बताते समय जी मिंग हिचकिचाते हुए अपने होठों को एक पतली रेखा में सिकोड़ लिया। अच्छा, योजक चिन्ह। जियान यान ने शी मिंग को घूर कर देखा और यह जानते हुए कि आज के बाद वह उससे नहीं मिल पाएगा, उसने अपनी जैकेट की जेब से पेनड्राइव निकाली और उसे दे दी। जब जी मिंग ने वह पेनड्राइव देखी जो उसने उसकी ओर बढ़ाई थी, तो उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। देश छोड़ने से पहले मैं तुम्हें ये देना चाहता था, उसने अर्थपूर्ण ढंग से उसकी ओर देखते हुए कहा। यह क्या है?
उसने उलझन में पूछा, ये सोचकर कि आखिर उस पेनड्राइव के अंदर क्या हो सकता है जिसे वह उसे इतनी सावधानी से दे रहा था। जिया मिंग, मैं पहले तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें उन लोगों से निपटने में मदद मिलेगी जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है। स्कूल में उस दिन तुमने मुझे गुंडों से बचाया था, उसके बदले में यह मेरी तरफ से धन्यवाद है। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह जानता था कि अब वह उसके साथ अपनी एक तरफा प्रेम कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। ये कम से कम वह अपनी पहली प्रेमिका के लिए कर सकता था। जिस दिन शिनयी और रुक्सी अस्पताल में शीमिंग से मिलने गए, उसी दिन शीमिंग भी उनसे मिलने अस्पताल गए और उन्हें अपने बचपन के रिश्ते के बारे में बताया। संयोग से वह अस्पताल के कैफेटेरिया में शिनयी और रुक्सी की मेज के पीछे बैठे थे। उसने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और बाद में शीमिंग को देने की योजना बना रहा था, लेकिन शीमिंग पहले से ही पीली और बीमार लग रही थी, इसलिए उसने इसे बाद में देने का फैसला किया। और तब से उसे वह बात बताने का मौका ही नहीं मिला जिसे वह छुपाए हुए था। हालांकि जब इस बात की बारी आई तो उसने इसे उसे विदाई उपहार के रूप में देने का सोचा। योजक चिन्ह। लीवेई ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, तो ये जियान यान था। खैर, कम से कम एक बार तो काम आया। उसने ईर्ष्या न जताते हुए ये टिप्पणी की। उसे खुशी थी कि उसने शीमिंग की मदद की, लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि वह इस मामले में उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सका। उसे इतना सहज होने का नाटक करते देख जिया मिंग ने हल्की सी हंसी निकाली, लेकिन उसे लगा कि जियान यान का नाम सुनते ही वह प्रभावित हो गया था। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, इसलिए इस बार भी मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। उसने ये कहते हुए उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर कर दिए। ओह हाँ, उसका जवाब सुनकर उसने ठंडेपन से उसकी ओर देखा। तो फिर देखते हैं अब तुम्हारी मदद कौन करेगा। उसने उसे अर्थपूर्ण ढंग से देखा और तुम्हें कौन बचाएगा वाली नजर से देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ली वेई, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने चिल्लाते हुए उस पर तकिए फेंके और ऊपर की ओर भाग गई, जबकि वह उसका पीछा करते हुए उनके बेडरूम तक गया। उनकी चीखें सुनकर रसोई से बाहर आए यूमेई ने हेड बटलर की ओर देखा, जिससे शर्म से उनके कान लाल हो गए। हेड बटलर, क्या मैं दोपहर के भोजन के लिए डाइनिंग टेबल तैयार करूं या नहीं? उसने असमंजस में पूछा, ये सोचकर कि कहीं उनके लौटने तक खाना ठंडा न हो जाए। बोलने से पहले बटलर ने गला साफ किया, ये बाद में करेंगे। चलिए चलिए अभी चलते हैं। उसने उसे इशारा करते हुए कहा कि वह उस जोड़े को परेशान न करे जो अपनी खुशहाल दुनिया में मग्न थे, जबकि उनमें से एक अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा था। योजक चिन्ह। शिनाई कार्यालय में इधर उधर टहल रही थी, जबकि जी रोन स्थिति को संभालने के लिए जनसंपर्क विभाग से बात कर रही थी। हालांकि कुछ ही घंटों में शिनाई के साथ साथ जी कॉर्पोरेशन की प्रतिष्ठा भी गिरती जा रही थी। शिनी ने अपनी पिछली पोस्ट डिलीट कर दी है और अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन शीमिंग की पोस्ट वायरल हो रही थी, जिससे वह सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आ गई। शीमिंग द्वारा कुछ समय पहले उन वीडियो और ऑडियो पोस्ट करने के बाद जिन निवेशकों ने पहले उनके साथ काम करने में रुचि दिखाई थी, उन्होंने तुरंत एक बयान जारी कर शी कॉर्पोरेशन से अपने संबंध तोड़ लिए और कहा कि वे ऐसे खतरनाक और अनैतिक व्यक्ति का समर्थन नहीं करते हैं। एक दिन भी नहीं, बल्कि कुछ ही घंटों में शी कॉर्पोरेशन इस स्थिति में आ गई है। पिताजी, अब मेरा क्या होगा? ली वेई मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करेगी ना? उसने पीआर विभाग के प्रमुख से बात करने के बाद अभी अभी कार्यालय में दाखिल हुए शिरोन की ओर रुख किया। जिया रोंग ने उसे अपनी कंपनी और खुद को इस उथल पुथल से गुजारने के बाद भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए देखकर दांत पीसते हुए कहा, जिनई, तुम अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, है ना? कंपनी पतन के कगार पर है, हालत पहले से भी बदतर हो गई है और तुम अभी भी अपनी चिंता कर रही हो। अगर जिया कॉर्पोरेशंस डूब गई तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। उसने उसे याद दिलाया कि उसकी पहचान पूरी तरह से जिया कॉर्पोरेशंस की वजह से है, इसके बिना वह कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने सिर हिलाते हुए सिसकते हुए कहा, पापा, अब मेरा क्या होगा? वो मरी भी नहीं है और बिल्कुल ठीक है, फिर भी सब मुझे कातिल समझ रहे हैं। कुछ देर पहले तो सब मेरा साथ दे रहे थे, पल भर में कैसे पाला बदल लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। दस्तक दस्तक। योजक चिन्ह। अध्याय 777। महारानी एक विनम्र शिकार पर है। समाप्त। दरवाजे पर दस्तक सुनकर शी रोंग ने कहा, अंदर आ जाओ। उसे लगा कि उसकी सचिव कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर आए होगी। हालांकि जब दरवाजा खोला गया तो दो पुलिस अधिकारी एक महिला अधिकारी के साथ उनके कार्यालय में दाखिल हुए, जबकि उनकी सचिव भयभीत भावों के साथ अधिकारियों के पीछे खड़ी थी।
अधिकारी, आप यहाँ इस तरह क्या कर रहे हैं? यह मेरा कार्यालय है। आप किसी के कार्यस्थल में इस तरह कैसे घुस सकते हैं? उसने ठंडे लहजे में शिनी के सामने खड़े होकर पूछा, जो बिखरे बालों और खराब मेकअप के साथ जमीन पर लेटी हुई थी, जिससे उसकी सुंदर आकर्षक छवि धूमिल हो गई थी। अधिकारी ने शिनी की ओर एक नजर डाली और अपने साथ मौजूद महिला अधिकारी की ओर मुड़कर उसे इशारा किया, जिससे शिनी और शी रोंग अवाक रह गए। योजक चिन्ह, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। शिनी ने कार्यालय में सोफे को कसकर पकड़ते हुए विरोध किया और उस महिला अधिकारी की पकड़ से निकलने की कोशिश की जो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। अपने दफ्तर में हो रहे इस ड्रामे को देखकर जिया रोन सदमे में थे। शिनाई को रोते और छटपटाते देख उन्हें आखिरकार होश आया और वे आगे बढ़े। अधिकारी महोदय, आप मेरी बेटी को इस तरह कहीं नहीं ले जा सकते। वह निर्दोष है। ये तो बस एक बचकाना मजाक था, आखिर वे परिवार हैं। मुझे अपने वकील को बुलाने दीजिए, वह आपसे निपट लेंगे। वह अधिकारी जो उस महिला पुलिस अधिकारी को देख रहा था जिसने उस लड़की को पकड़ रखा था, जिसकी चीख उसके कानों को चुभ रही थी, उसने जी रोन की ओर मुड़कर कहा, तुम ये बात अदालत में कह सकती हो। फिलहाल मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि इसके खिलाफ अपहरण के प्रयास और 2 बार हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। तुम्हारा वकील थाने आ सकता है, लेकिन हम इसे ले जा रहे हैं। साथ ही इसे कहो कि वह संघर्ष करना बंद कर दे, नहीं तो हमें बल प्रयोग करके इसे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। क्या? अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों को सुनकर जी रोन का चेहरा पीला पड़ गया। हत्या का प्रयास, वह भी 2 बार। अगर सिर्फ अपहरण का मामला होता तो वह आसानी से निपट लेता, लेकिन हत्या का प्रयास तो उसके बस की बात ही नहीं है। शिनी, तुमने क्या किया है? लेकिन वो ठीक है, वो मरी भी नहीं है। जो हुआ ही नहीं, उससे मुझे कैसे दूर कर सकते हो? मुझसे दूर हटो। शिनी चीखते हुए उस औरत के हाथों को अपने ऊपर से हटाने के लिए संघर्ष कर रही थी। महिला अधिकारी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसीलिए तो हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। अब हिलना डुलना बंद करो और हमारा सहयोग करो, नहीं तो मामला और पेचीदा हो जाएगा। ये कहते हुए महिला अधिकारी ने शिनी के हाथों में हथकड़ी पहना दी और वे उसे घसीटते हुए दफ्तर से बाहर ले गए। दफ्तर से बाहर निकलते ही शिनी ने अपना चेहरा हाथों से ढकने की कोशिश की क्योंकि हर कोई शी परिवार की राजकुमारी की दयनीय हालत देख रहा था, जो कभी दफ्तर के हर लड़के की चहेती हुआ करती थी। सबको हैरानी और गपशप भरी निगाहों से उसे घूरते देख वह सोचने लगी कि शी मिंग की उस दिन मौत क्यों हुई। इससे कम उसे अपने दुख से मुक्ति तो मिल जाती। जिया रोन दफ्तर में सोफे पर बैठ गया क्योंकि वह सबके सामने शिनी को घसीटते हुए नहीं देख सकता था। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लीवेई इस मामले में पुलिस को शामिल करेगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वे तो परिवार हैं। उन्होंने इस मामले को निजी तौर पर सुलझा लिया है, लेकिन वो उन्हें हमेशा के लिए बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। अभी वह जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसका फोन बज उठा। उसने फोन पर नजर डाली और घर से कॉल देखकर भौहें सिकुड़ी। उसने फोन उठाया और सोच ही रहा था कि शिनी की गिरफ्तारी की खबर शी रूक्सी को कैसे सुनाए, तभी उसे अपने नौकर की डरी हुई, कांपती हुई आवाज सुनाई दी। फोन पर उसने जो बातें कहीं, उससे उसके चेहरे का रंग और भी पीला पड़ गया। पुलिस ने रूक्सी को भी पकड़ लिया है। इस अशुभ खबर से उसके हाथ कांप उठे। लीवेई, क्या वह उसके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? योजक चिन्ह, माँ और बेटी की जोड़ी को सजा मिलनी चाहिए। शिनी पत्रकारों के सामने अपने कार्यों को आवेगी और बचकाना बताकर उन्हें कैसे सही ठहरा सकती है। घिनौना, ऐसा कहकर उसने साबित कर दिया है कि वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वह बस एक निर्दयी राक्षस है। मुझे खुशी है कि जी मिंग को लीवेई का सहारा और सुरक्षा मिली है। उसने माँ और बेटी दोनों को सबक सिखाया है, वे जेल जाने के लायक ही थीं। खूनी हत्यारे, लीवेई वाकई एक आदर्श पति हैं। मैं शी कॉर्पोरेशंस के पतन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब चूंकि यह जिन कॉर्पोरेशंस के अधीन है, इसलिए मैं इसे अपना पूरा समर्थन दूंगी। उन्होंने न केवल उन्हें दंडित किया, बल्कि शी मिंग के धोखेबाज पिता से शी कॉर्पोरेशंस को छीन लिया और इसे बिखरने नहीं दिया, क्योंकि यह कंपनी शी मिंग की मां द्वारा बनाई गई थी। वह वाकई बहुत प्यारे हैं। वे सचमुच एक आदर्श जोड़ी हैं। जिया मिंग डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन अभिनेत्री भी हैं। अपनी एक ही फिल्म से उन्होंने महारानी का एक यादगार किरदार निभाया है, चाहे वो खलनायिका ही क्यों न हो, उन्होंने मेरे दिल पर राज किया है। मुझे उम्मीद है कि कल साल के अंत के समारोह में आप ढेर सारे पुरस्कार जीतेंगी। जिया मिंग, आगे बढ़ो फाइटिंग। योजक चिन्ह।
जिया मिन के होठों पर एक सुखद मुस्कान आ गई जब उसने उन सभी पोस्ट और टिप्पणियों को पढ़ा जिनमें लोग उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे और लीवेई द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके की प्रशंसा कर रहे थे। वह बेडरूम में बैठी थी, पीठ को तकिए के सहारे टिकाए हुए और गोद में गद्दी रखे हुए। शिनी और रूक्सी को गिरफ्तार किए और हिरासत में लिए हुए 3 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। मामला अभी भी चल रहा है। शीरोन ने अपनी पत्नी और बेटी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कंपनी को जिन कॉर्पोरेशंस को सस्ते दामों पर बेच दिया। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। पत्नी को उस पर दया आ सकती थी, लेकिन लीवेई के विचार कुछ अलग ही थे। उसने सबूत सिर्फ इसलिए इंटरनेट पर पोस्ट किए ताकि शिनी को बता सके कि वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन लीवेई ने मामले को और आगे बढ़ाते हुए पुलिस को इसमें घसीट लिया है। वह इस बार उन्हें उचित दंड देने पर अड़ा हुआ है। अंत में मां और बेटी की जोड़ी न केवल सलाखों के पीछे पहुंची, बल्कि उसने शीरोन को कंपनी से भी निकाल दिया और शी कॉर्पोरेशंस पर कब्जा कर लिया। उस आदमी को सड़कों पर फेंक दिया ताकि उसे पता चले कि किसी को लूटने और उसकी अवहेलना करने का कैसा अनुभव होता है। अगर उन्होंने अपने कार्यों के लिए थोड़ा सा भी पछतावा दिखाया होता, तो वह उन्हें बर्बाद करने के लिए इस हद तक नहीं जाती। हालांकि दोषी होने के बजाय वे खुद को अन्याय का शिकार महसूस कर रहे थे और चाहते थे कि वह उन्हें माफ कर दे और सारे आरोप अपने ऊपर ले ले, बजाय इसके कि वे उससे माफी मांगें। वे इसके हकदार थे। योजक चिन्ह। अध्याय 778। मुझे तुम्हारे लिए ये ड्रेस नहीं चुननी चाहिए थी। पुरस्कार समारोह का दिन। पुरस्कार समारोह के लिए तैयार होने के बाद शी मिंग अपने बेडरूम में शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी पोशाक को संवार रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक अभिनेत्री के रूप में यह उसका पहला और आखिरी पुरस्कार समारोह था। हालांकि इस क्षेत्र में उनकी कोई खास उपलब्धि नहीं है, फिर भी उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें कुछ ऐसा करने का मौका मिला जो उनकी पहुंच से बाहर था। संयोगवश उन्होंने एक महारानी की भूमिका निभाई जो अभिनय से कहीं अधिक उनके वास्तविक स्वरूप को दर्शाने जैसा था। वह इस बात से इनकार नहीं करेगी कि अभिनय के दौरान उन्हें कई उदार लोगों से मिलने और कई दोस्त बनाने का मौका मिला, लेकिन आखिरकार वह उस मुकाम पर है जहां उनकी जरूरत थी। अगर उनके चिकित्सा कौशल जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी इस प्रतिभा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जब वह अपने विचारों में डूबी हुई थी, तभी उसने एक दबी हुई धीमी आवाज सुनी जिससे वह घबराहट में घबरा गई और बोली, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस नहीं चुनती। जब वह करवट लेकर मुड़ी, तो उसने देखा कि लीवेई दरवाजे के फ्रेम से टिका हुआ है और उसे अर्थपूर्ण निगाहों से देख रहा है। उसने काले रंग का औपचारिक 3 पीस सूट पहना हुआ था। ऊपरी कोट की जेब से जुड़ी चांदी की सजावटी चेन पोशाक की शान बढ़ा रही थी, जिससे वह किसी शाही व्यक्ति जैसा लग रहा था। उसकी तीव्र निगाहों से उसके गाल लाल हो गए और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, अपनी कामुक और मोहक निगाहों से उसे परखने की कोशिश की। उन्होंने रेशमी सफेद रंग का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जिसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज और हील्स थीं। चेरी रेड लिपस्टिक के साथ मिनिमल मेकअप उनके साफ सुथरे रंग को और भी निखार रहा था। उनके गहरे चॉकलेट ब्राउन बाल लहराते हुए कर्ल्स में स्टाइल किए गए थे, जो उनके शाम के पार्टी लुक को पूरा कर रहे थे। वह उसके पीछे खड़ा हो गया और अपने ठंडे हाथों से उसकी पीठ सहलाने लगा, जिससे वह उसके स्पर्श से सिहर उठी। दर्पण में उसकी छवि देखकर उसके होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वह उसके करीब झुका और उसके कानों में फुसफुसाया, मुझे तुम्हारे लिए ये ड्रेस नहीं चुननी चाहिए थी। तुम इसमें बेहद खूबसूरत लग रही हो। उसकी बातें सुनकर उसके मुंह से एक हल्की सी हंसी निकल गई। देखो कौन बोल रहा है। अगर तुम इतने आकर्षक दिखते हो तो मुझे डर है कि पार्टी की सारी औरतें समारोह का आनंद लेने के बजाय तुम्हें ही देखती रहेंगी। उसने उसके पहनावे में बेहद आकर्षक दिखने पर टिप्पणी की। उसकी दुर्लभ प्रशंसा सुनकर उसने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो क्या हमें पार्टी में न जाकर घर पर ही रहना चाहिए? उसने उसकी गर्दन पर हल्के से काटा, जिससे वह आश्चर्य से अपनी सांस रोक बैठी। उसने उसकी खुशबू को महसूस किया और खुद को और पाने की चाहत से रोक नहीं पाया। उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कानों और गर्दन पर हल्के हल्के स्पर्श करता रहा, जिससे उसे सुखद अनुभूति हो रही थी। लीवेई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें देर हो रही है। उसके तीव्र स्पर्शों के कारण उसकी चेतना पर कब्जा हो रहा था और वह मुश्किल से ये शब्द बोल पाए। मैंने सुना नहीं कि तुमने क्या कहा। उसने चिढ़ाते हुए पूछा और उससे घुमाकर अपने अंगूठों से उसके गालों को धीरे से सहलाया, जिससे वह घबराहट में घूम भरने लगी। देखते ही देखते उसने उसके गहरे चेरी जैसे लाल होठों को चूम लिया।
चुंबन कोमल और भावुक था, धीमी गति से हो रही छेड़छाड़ उसके मन को मदहोश कर रही थी। चलो घर पर ही रहें, है ना? उसने धीमी, मोहक आवाज में फुसफुसाया, जिससे उसके विरोध के शब्द गले में ही अटक गए। मैडम, ये रहा आपका बैग जो आपने मांगा था। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? जैसे जैसे वह उसकी मोहक अदाओं में खोती जा रही थी, यू मेई की हंसमुख आवाज ने उसे पूरी तरह से होश खोने से बचा लिया। यू मेई, जो शिमिंग को थैला देने आई थी, लीवेई और शिमिंग को एक दूसरे से चिपके हुए देखकर दंग रह गई। जब लीवेई ने मुड़कर उसे अपनी चिड़चिड़ी और गुस्से भरी निगाहों से देखा, तो यू मेई समझ गई कि अब उसका काम तमाम हो चुका है। मुझे कपड़े धोने जाना चाहिए। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसे अपने हाथ में पकड़े बैग की याद आई, इसलिए वह वापस आए और उसे कमरे के बगल वाले दराज में रख दिया और ऐसे चली गई जैसे उसकी ट्रेन छूटने वाली हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लीवेई ने दांत पीसते हुए कहा, क्या वह कमरे में आने से पहले कुछ बोल भी नहीं सकती? जिया मिंग ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और हंसते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा था कि दरवाजा खुला छोड़ दो? तो अब मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। मैं ड्राइवर को बता दूंगी कि हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने उसके कठोर शब्द सुन लिए। अब बहुत देर हो चुकी है। आह, तुमने मेरी लिपस्टिक खराब कर दी। मुझे होठों पर क्यों चूमना था? मुझे अपना मेकअप फिर से ठीक करना पड़ेगा। अपनी फैली हुई लिपस्टिक और बिखरे बालों को देखकर वह झुंझलाहट में कराह उठी। अब उसे सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। कितना परेशान करने वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसने आज एक और बात सीखी, आधुनिक हो या प्राचीन, दोनों को ही अपना मेकअप खराब होना नापसंद है, भले ही उन्हें खराब होने की प्रक्रिया में मजा आता हो। योजक चिन्ह। सुश्री, क्या मनोरंजन उद्योग में लौटने की आपकी कोई योजना है? सुश्री, आज रात आप कौन से पुरस्कार जीतने की उम्मीद कर रही हैं? सुश्री, इस घोटाले के बारे में आपके क्या विचार हैं? आखिर वे आपके परिवार हैं, क्या आप उन्हें माफ करने के बारे में सोच रही हैं? या आप अपने परिवार द्वारा किए गए अन्याय का बदला लेना चाहती हैं? जी मिंग ने लीवेई के साथ रेड कारपेट पर कैमरे का सामना किया और तस्वीरें खिंचवाईं। हमेशा की तरह उनकी शालीन मुद्रा और आकर्षक रूप ने कैमरामैन और दर्शकों को प्रभावित किया। जब वे उनका साक्षात्कार ले रहे थे, तभी एक पत्रकार ने घोटाले के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया और हर सवाल के साथ उनका रवैया और आक्रामक होता चला गया। उनके कार्यों के बारे में कई राय हैं और उनमें से एक ये भी है कि उन्हें माफ कर दिया जाए क्योंकि वे उनके परिवार के सदस्य हैं। लोग जानते हैं कि पीड़ित को दोषी कैसे महसूस कराया जाए, जबकि पीड़ित केवल न्याय चाहता है। ये बेतुका सवाल सुनकर लीवेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को घूर कर देखा। लीवेई के हाव भाव देखकर रिपोर्टर ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और पीछे हट गया। उसकी निगाहें ही उसे चेतावनी देने के लिए काफी थी कि अगर उसने लीवेई से पंगा लिया तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लीवेई ने शी मिंग की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं। उसने शी मिंग का हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले गया, बाकी पत्रकारों को पीछे छोड़कर, जिन्होंने साक्षात्कार में इस घोटाले का मुद्दा उठाने वाले पत्रकार को दोषी ठहराया। उसी की वजह से वे उनसे ठीक से साक्षात्कार करने का अवसर खो बैठे। हालांकि समारोह में कई नामी हस्तियां मौजूद हैं, लेकिन उनमें से शी मिंग सबसे लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित अतिथि हैं, क्योंकि उनके विवादों और पुरस्कार के लिए उनके कई नामांकनों के कारण। वह एक नई अभिनेत्री हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट किया है, फिर भी उन्हें कई पुरस्कार श्रेणियों में नामांकित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री महिला, यहाँ तक कि जिस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया है उसे साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में भी नामांकित किया गया है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट के दम पर ये उपलब्धियां कोई मामूली बात नहीं है। योजक चिन्ह। जी मिंग ने उस विशाल अखाड़े के चारों ओर देखा जहां पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा था। विशाल मंच रंगीन रोशनी से सजा हुआ था और हर कोई खूबसूरत भव्य पोशाकों में सजे हुए थे। हर कोई सबके बीच सबसे अच्छा दिखना चाहता था। जब वे अपनी सीटों पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तो उसने देखा कि श्री हान फिल्म के निर्देशक जू लेन, उनकी सहायक, और वो शेंग फिल्म के मुख्य अभिनेता पहले से ही बैठे हुए थे। परिचित चेहरों को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। हालांकि जियान यान की अनुपस्थिति ने उसे दुखी कर दिया कि यह उनके लिए एक खास दिन था और वह वहां मौजूद नहीं था। जिया मिंग, तुम यहाँ हो। तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। जू लेन अपनी सीट से उठी और इतने लंबे समय बाद मिलने पर उसे गले लगा लिया। श्री हान और वू शेंग भी उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। हालांकि वे जिन लिवेई को लेकर आशंकित थे, जो उनके अंगरक्षक के रूप में उनके बगल में खड़ी थी।
श्री हान को अब भी यह बात हजम नहीं हो रही थी कि शी मिंग, श्रीमती जिन थी, जो उनकी फिल्म के सबसे बड़े निवेशक की पत्नी थी। किस्मत बड़े ही मजाकिया खेल खेलती है। किसने सोचा होगा कि शी मिंग को अपनी फिल्म की सहायक अभिनेत्री बनाने का उनका साधारण सा फैसला उन्हें एक ही समय में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और एक बड़ा निवेश दिला देगा। अध्याय 779 सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री जी मिंग। पुरस्कार समारोह शुरू होते ही शी मिंग विस्मय से भर उठी। गायक और आइडल एक एक करके अपनी प्रस्तुति से माहौल को रोशन कर रहे थे। हालांकि हर गुजरते मिनट के साथ उत्साह, उत्सुकता और घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि वह घबराई हुई नहीं है, लेकिन उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे और उसका गला सूख रहा था। लीवेई ने उस पर एक नज़र डाली और पाया कि वह अत्यंत ध्यान से प्रदर्शनों को देख रही थी और असामान्य रूप से अपने कपड़ों से अपने हाथों को रगड़ रही थी। उसके हाथ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने हाथों की खालीपन को कम करने के लिए कुछ देर तक अजीब तरह से अपने हाथों को रगड़ती रही। ये देखकर उसने अपने हाथ फैलाए और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। जी मिंग आश्चर्यचकित होकर उलझन में उसकी ओर देखने लगी, लेकिन उसने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और फुसफुसाते हुए कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आराम करो, तुम जीतोगी, खुद पर भरोसा रखो। उसने उसे खुश करने की कोशिश में ये शब्द कहे, और वाकई उसके शब्दों का असर हुआ। उसके दिलासा भरे शब्दों से ज्यादा वह उस पर उसके भरोसे के लिए आभारी थी। कोई भी उसे दिलासा भरे शब्द दे सकता है, लेकिन किसी का विश्वास और भरोसा जीतना सबसे मुश्किल काम है। मैं कितनी खुशनसीब हूं कि यह आदमी मेरे साथ है। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह भूल गई कि दर्शकों की प्रतिक्रिया को कैद करने के लिए हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। कैमरा घुमा रहे कैमरामैन ने यह देखा और अपना कैमरा उनकी ओर घुमा दिया। बड़ी स्क्रीन पर जी मिंग का चेहरा लीवेई की आंखों में देखते हुए दिखाई दिया। कैमरा उनके आपस में जुड़े हाथों पर जूम किया गया, जिसे देखकर सभी लोग शर्मा गए। दर्शक दीर्घा में बैठी महिलाओं ने लीवेई द्वारा शी मिंग को सांत्वना देने के तरीके को देखकर निराशा से अपने साथियों की ओर देखा। जब जी मिंग को समझ आया कि क्या हो रहा है, तो अखाड़े में कानाफूसी गूंज उठी। जब उसने सबके सामने दिख रही बड़ी स्क्रीन की ओर देखा, तो उस पर अपना चेहरा देखकर उसके गाल लाल हो गए। लीवेई भी इस स्थिति से अचंभित रह गए, लेकिन उन्होंने बस अपना कोट ठीक किया और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराए, मानो वे दुनिया को अपनी उपलब्धियां दिखा रहे हों। क्या ये राष्ट्रपति जिन लीवेई नहीं है? मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ऐसे मुस्कुरा भी सकते हैं। वे दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। आया, क्या हम यहाँ पुरस्कार समारोह में शामिल होने आए हैं या कुत्ते का खाना खाने? इस प्रेमपूर्ण दृश्य को कैमरे में कैद करने के लिए कैमरामैन को वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। अब मुझे और भी अकेलापन महसूस हो रहा है। ये फुसफुसाहट भरी बातें सुनकर जी मिंग का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने सबकी ईर्ष्यालु निगाहों से बचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। कितनी शर्मनाक बात है। योजक चिन्ह। अब साल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नाम की घोषणा का समय आ गया है। कृपया स्क्रीन पर नामांकन सूची देखें। मंच पर मौजूद पुरस्कार प्रतिनिधि ने अपने क्यू कार्ड को देखते हुए यह बात कही। स्क्रीन पर फिल्म का अपना दृश्य देखकर जी मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और लीवेई के हाथों को कसकर पकड़ लिया। यह उसके लिए घुटन भरा क्षण था, क्योंकि घबराहट और तनाव के कारण वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। सभी नामांकनों को दिखाने वाला वीडियो क्लिप समाप्त होने के बाद पुरस्कारों की घोषणा करने वाले ने फिर से बोलना शुरू किया, तो इस साल का सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार जाता है इटरनल लव की शी मिंग को। सुश्री शी मिंग को बधाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब जी मिंग के नाम की घोषणा हुई तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये सच है? लीवेई को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि वह जीतेगी। वह कैसे नहीं जीत सकती? वह अभिनय नहीं कर रही थी, वह अपने अतीत को पुनर्जीवित कर रही थी। उसने उसकी ओर देखा और उसका स्तब्ध चेहरा पाया। उसने उसे कसकर गले लगाया और उसके गाल पर चुंबन करते हुए कहा, ऊपर जाओ, तुम इसके लायक हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को भावुक होने से रोका और सबकी बधाई मिलने के बाद वह मंच पर चढ़ गई। उसने अपनी लंबी रेशमी सफेद पोशाक को थामे रखा था, उसके लहराते घुंघराले बाल उसे पीछे से जलपरी जैसा बना रहे थे। उनकी सुरुचिपूर्ण और संयमित चाल देखकर सभी महिलाएं अचंभित रह गईं। मंच तक पहुंचने की जल्दी में होने के बावजूद उनका शरीर सीधा था और उनकी मुद्रा सुगठित थी, जिससे वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं। योजक चिन्ह। जी मिंग ने गहरी सांस ली और दर्शकों में बैठे लोगों की ओर देखा। माइक उसके सामने था और पुरस्कार उसके हाथ में था। ये पुरस्कार एक अभिनेत्री के रूप में उसकी पहचान का प्रतीक था।
जो लोग उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे वे उसे छोटे लग रहे थे, उसे केवल एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा था, ली वे, उसका पति। उसने माइक को थामे रखा और कांपती हुई आवाज में बोली, ये पुरस्कार, मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अन्य पुरस्कार विजेताओं के विपरीत मैंने कोई भाषण तैयार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं नहीं जीतूंगी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने न केवल विश्वास किया बल्कि उसे पूरा भरोसा था कि मैं ये पुरस्कार जीतूंगी। और वह व्यक्ति मेरे पति हैं। उसने उनकी ओर देखा और नम आंखों से मुस्कुराए। पुरस्कार को हाथ में पकड़े हुए उसे इस तरह कांपते हुए देखकर लिवेई ने अपने होंठ सिकोड़े और खुद को संभालते हुए मंच की ओर बढ़ा और उसे गले लगा लिया। पहले की तरह सुरुचिपूर्ण चाल के विपरीत वह कांपते हुए खरगोश जैसी लग रही थी। कितना विरोधाभासी! वह अपने आंसू रोकते हुए सिसकियां भरती हुई बोली, साम्राज्य की भूमिका, यह मेरे लिए बहुत कीमती थी। इसलिए नहीं कि यह मेरी पहली या आखिरी फिल्म थी या महत्वपूर्ण भूमिका थी, बल्कि इसलिए कि मैं इससे जुड़ाव महसूस कर सकती थी। सत्ता के शिखर पर होने के बावजूद वह असहाय थी। वह केवल प्यार चाहती थी, लेकिन बदले में उसे विभाजित ध्यान मिला, जो उसे मुआवजे के रूप में दिया गया था। लोगों को ये जानना जरूरी है कि स्त्री होना कोई बड़ी बात नहीं थी, खासकर अतीत में जब अनगिनत नियम कानून महिलाओं को हर तरह से सीमित करते थे। कई पत्नियां रखना सामान्य बात मानी जाती थी और कई फिल्मों में रखेल और अन्य पत्नियों की भूमिकाओं को नकारात्मक और दुष्ट दिखाया गया है। ये फिल्म भी वैसी ही थी। हालांकि इस भूमिका में न केवल चरित्र की नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था, बल्कि उस नकारात्मकता के पीछे के कारण पर भी प्रकाश डाला गया था, इसलिए मैंने ये भूमिका स्वीकार की। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये यादगार फिल्म की, जो जीवन भर मेरे साथ रहेगी। हो सकता है मैं दोबारा अभिनेत्री न बनूं, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे इतने अच्छे और नेकदिल लोगों से मिलने का मौका मिला और अभिनेत्री के रूप में इस छोटे से उतार चढ़ाव भरे सफर का अनुभव करने का अवसर मिला। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप में से कोई बीमार महसूस करे तो कृपया हमारे अस्पताल में आएं। हो सकता है मैं एक अभिनेत्री के रूप में उतनी शानदार न हूं, लेकिन मुझे एक डॉक्टर के रूप में अपने कौशल पर पूरा भरोसा है। उनकी ये बातें सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और इतना कहकर उन्होंने सबको प्रणाम किया और मंच से चली गईं, जबकि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शकों में बैठे श्री हान उनकी भूमिका के बारे में कही गई बातों को सुनकर भावुक हो गए। उन्हें कभी भी इस विषय पर उनकी राय जानने का अवसर नहीं मिला था और उन्हें खुशी हुई कि उन्होंने यह बात कही। यह उनके लिए बहुत बड़ी प्रशंसा थी, क्योंकि फिल्म उनके दिवंगत भाई द्वारा लिखी गई थी और उन्होंने इस फिल्म को जीवंत बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। जब जी मिंग अपनी सीट पर वापस आए तो वह खड़ा हो गया और उसे कसकर गले लगा लिया। लीवेई के माथे पर शिकन आ गई, लेकिन उसने उनके भावुक क्षण को भंग नहीं किया, क्योंकि श्री हान जी मिंग के गुरु थे। मुझे बेहद खुशी है कि मैंने तुम्हें अपनी महारानी चुना। तुम ही वह वजह हो जिसके कारण लोग इस खलनायक महारानी की भूमिका को मुख्य नायिका से ज्यादा याद रखते हैं। तुम इस पुरस्कार की हकदार हो। उसने गहरी सांसें लेते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, ताकि अपनी भावनाओं पर काबू पा सके। उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जिसे किसी भी नवोदित अभिनेत्री के करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि रात अभी लंबी और यादगार थी और कई पुरस्कारों की घोषणा अभी बाकी थी, जो अपने सही हकदार का इंतजार कर रहे थे। अध्याय 780 सार्वजनिक फांसी। समारोह से घर लौटने के बाद जी मिंग ने जल्दी से स्नान किया और पजामा पहन लिया। वह तकिए से पीठ टिकाकर बिस्तर पर बैठी समारोह से संबंधित लेख पढ़ रही थी, जबकि लीवेई स्नान कर रही थी। अपनी स्वाभाविक शालीनता और यथार्थवादी अभिनय से सभी को प्रभावित करने वाली जी मिंग ने फिल्म एटर्नल लव में महारानी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। साल के अंत में आयोजित पुरस्कार समारोह में एटर्नल लव ने सारे पुरस्कार जीत लिए। श्री हान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। अपनी बेजोड़ अभिनय क्षमता और आकर्षक व्यक्तित्व से सबका दिल जीतने वाले युवा जियान यान को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें अपने रोल के लिए 2 अवार्ड कैसे मिल गए। इतना ही नहीं, फिल्म एटर्नल लव ने साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी जीत लिया। लोगों की प्रतिक्रिया देखकर उन्हें लग रहा था कि यह सब कुछ अविश्वसनीय था, लेकिन दुर्भाग्य से यही उनका पहला और आखिरी प्रोजेक्ट रहेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह भविष्य में ये काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। उनके मरीजों और अस्पताल को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
जियान यान के बारे में पोस्ट देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए, क्योंकि वह अपने विदेश दौरे के कारण देश से बाहर होने की वजह से समारोह में शामिल नहीं हो सका था। काश जियान यान वहां होता, तब तो धमाका हो जाता। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मुझे शी मिंग और जियान यान की केमिस्ट्री बहुत याद आती है। लेकिन शी मिंग शादीशुदा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिन लीवी, तुम शी मिंग का ख्याल रखना, वरना उन्हें सर्वश्रेष्ठ युगल का पुरस्कार भी जीतना चाहिए था। ये बहुत बड़ा नुकसान है। वे कमाल के थे। सभी टिप्पणियां पढ़ने के बाद उसे उसका चेहरा याद करके बुरा लगने लगा और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसका चेहरा भले ही यांग हानेन से मिलता जुलता हो, उस सम्राट से जिसने उसका अतीत बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस जीवन में उसने हमेशा उसकी मदद की है और उसका सबसे बड़ा सहारा रहा है। भले ही वह यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन खुशी बरकरार थी, और इस बात की खुशी भी कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला मुख्य अभिनेत्री को छोड़कर लगभग सभी पुरस्कार अपने नाम कर लिए। यदि युआन लेई ने अपना रास्ता नहीं भटका है और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया है, तो शायद वही इस योग्य पुरस्कार को प्राप्त करने वाली होंगी। न सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिशों ने, बल्कि घोड़े को दी गई दवाओं के इस्तेमाल ने भी उसकी हालत और खराब कर दी। इसके अलावा उसके मुकदमों के दौरान कई लोग इंटरनेट पर सामने आने लगे और उसके द्वारा किए गए गलत कामों का आरोप लगाने लगे। इन लोगों ने ये भी खुलासा किया कि उसने हाई स्कूल में उन्हें तंग किया था, और विवाद बढ़ते चले गए, जिससे उसका करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इसलिए जब भी संभव हो, लोगों को दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भविष्य की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। उसने अतीत में जो कुछ किया था, उसका बोझ अब उसके वर्तमान पर पड़ रहा है। एक आह भरते हुए उसने फोन को साइड टेबल पर रख दिया और बाथरूम से निकले उस आदमी पर नजर डाली। सफेद तौलिए से ढके उसके सुगठित शरीर को देखकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसका निचला हिस्सा तौलिए से लिपटा हुआ था, जबकि वह अपनी सुगठित छाती का प्रदर्शन कर रहा था। उसके काले बाल गीले थे, जिसे देखकर वह घबराहट से घबरा गई। उसने मुस्कुराते हुए स्थिर कदमों से उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। तुम सिर्फ तौलिया लपेटकर क्यों बाहर आए? जाओ, कपड़े पहनो और सो जाओ, उसने तकिया उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। लीवेई ने तकिया पकड़ा और अपने आधे नंगे शरीर को देखकर उसके शर्माने पर हंस पड़ा। आज मैं ऐसे ही सोऊंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी गर्मी हो गई है। उसने हाथ से हवा करने का नाटक करते हुए कहा और उसकी ओर बढ़ा, जिससे वह कोने में सिमट गई। उसकी निगाहें इतनी पैनी थीं मानो वह अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए हुए हो। क्या कह रहे हो? बकवास बंद करो और कपड़े पहनो, उसने चिल्लाते हुए एक और तकिया फेंका, लेकिन उसने उसे फिर से पकड़ लिया और जमीन पर फेंक दिया। लगता है आज तुम कुछ रोमांचक चाहती हो। समझ गया। इतना कहते ही वह बिस्तर पर कूद पड़ा, उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर गले लगा लिया। आज का दिन कितना खुशी भरा है। भला हम जश्न क्यों न मनाएं? उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, जिससे उसकी मदहोश कर देने वाली आवाज से वह सिहर उठी। उत्सव समारोह। वह उसके इस उत्सव समारोह से भली भांति परिचित है। सुबह उसका यह उत्सव समारोह उसके लिए काफी कष्टदायक साबित होता है। उसे खुद पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। योजक चिन्ह। जी राजवंश। जी महल के शाही दरबार में मंत्री एकत्रित थे और आगे की कार्रवाई के लिए जी चेंग के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस दिन जी चेंग युद्ध से लौटे, वे उनके स्वागत के अनुष्ठान पूरे नहीं कर सके क्योंकि झाओमिंग बेहोश हो गए थे। 2 दिन बाद वे युद्ध के बाद की जाने वाली कार्रवाइयों पर चर्चा करने के लिए शाही दरबार में फिर से मिले। युद्ध समाप्त हो चुका है और प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हो गई है। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद पकड़े गए अपराधी जी जेलान को फिलहाल महल की जेल में रखा गया है। उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा था जैसा वह हकदार था। सिंहासन पाने के लिए उसने न केवल झाओमिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि इल साम्राज्य के राजा शियाओरुओगुआन के साथ हाथ मिलाकर सैकड़ों लोगों की जान भी खतरे में डाल दी। अगर जी चेन की सूझबूझ न होती, तो जी साम्राज्य आज इतनी ऊंचाई और शक्ति के साथ खड़ा न होता। राजकुमार जी जेलान, जिसे पहले ही निर्वासित किया जा चुका है, ने न केवल एल साम्राज्य के साथ मिलकर राजगद्दी के विरुद्ध राजद्रोह की साजिश रची, बल्कि जी राजवंश की महारानी पर भी हमला किया और राजगद्दी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया। उसके इस दुस्साहपूर्ण कृत्य के लिए वह किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं है। इस संबंध में मैं जी चेंग, जी राजवंश के सम्राट, राजगद्दी के विरुद्ध राजद्रोह के प्रयास और बिना किसी पूर्व सूचना के युद्ध की घोषणा करने, युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने के लिए राजकुमार जी जेलिन को सार्वजनिक रूप से फांसी देने की घोषणा करता हूं। जी चेंग ने अपने आदेश से सहमत होते हुए उनके सामने झुकने वाले मंत्रियों की ओर देखते हुए ये घोषणा की। योजक चिन्ह।
क्या सार्वजनिक फांसी? क्या ये बहुत कठोर नहीं है? झाओ मिंग ने जी चेन की ओर देखा जो अभी अभी अदालत से लौटी थी। उसने केवल ऐसी सजाओं के बारे में सुना था, लेकिन चूंकि यह वास्तव में होने वाला था, इसलिए वह बेचैन महसूस कर रही थी। जी चेंग ने उसके चिंतित चेहरे को देखकर उसके बगल में बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसने जो किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। सिंहासन के लालच में उसने सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दी और एल राज्य के साथ इस अचानक युद्ध से देश में अराजकता फैला दी। ये राजा शिया और वोगुआंग ही थे जिन्होंने युद्ध से पीछे हट गए और हम इस युद्ध को अपने पक्ष में समाप्त करने में सफल रहे। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और झिझकते हुए उसे देखा। वह एक बात को लेकर उत्सुक थी और सोच रही थी कि क्या उसे यह पूछना चाहिए या नहीं। क्या? अगर कुछ पूछना चाहते हो तो उसे अपने अंदर मत रखो। राजा शिया और वोगुआंग के बारे में उन्होंने युद्ध से पीछे क्यों हट गए? मैं उनके व्यक्तित्व को जानती हूँ, इसलिए उनके अचानक पीछे हटने के पीछे कोई ठोस कारण जरूर होगा। आपने कुछ किया होगा, है ना? उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि शिया और वोगांग ने जी ज़ेलान के साथ विश्वासघात किया हो और बिना किसी कारण के युद्ध से पीछे हट गया हो, जबकि वे उनसे कहीं अधिक मजबूत स्थिति में थे। इसके पीछे कुछ और भी कारण है। जी चेंग ने उसे ऐसा सवाल पूछते देख हल्की सी हंसी हंस दी। वह तो किसी भी बात को आसानी से नहीं छोड़ती, है ना? योजक चिन्ह। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।